नमस्कार साथियों, टीके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज पुनः बायोलॉजी का एक नया वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आवृतबीजी पुष्पों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में आपके बीच हम पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसको लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आप सभी जानते हैं आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन हेतु एक विशिष्ट रचना का निर्माण होता है जिसको हम पुष्प कहते हैं। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। यदि हम एक पुष्प के संरचना को देखें तो एक पुष्प जो है 4 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे अंग जो पुष्प के प्रजनन के लिए, पौधों के प्रजनन के लिए पुष्प में जरूरी होते हैं, उसको कहा जाता है आवश्यक अंग। और कुछ प्रजनन में सहायता करते हैं जिनको हम कहते हैं सहायक अंग। तो यहाँ पर ये 4 पौधों के भाग या चक्र जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला है बाह्य दल पुंज या कैलिक्स, दूसरा है दल पुंज या कोरोला, तीसरा है पुमंग या एंड्रूसियम, और चौथा है जायांग। कैलिक्स जो होता है ये पुष्प का प्रथम बाहरी चक्र होता है, जिसकी एक इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं या अंग्रेजी में इसे सेपल कहा जाता है। उसी प्रकार से दल पुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो दलों से मिलकर बना होता है, अर्थात दल पुंज की एक इकाई दल या पेटल कहलाता है। फिर तीसरे चक्र पुमंग जो कि पुष्प का नर जनन अंग होता है, और इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर 3 रचनाओं से मिलकर बना होता है, परागकोश, पुतंतु और योजी। उसी प्रकार से जायांग जो होता है ये भीतरी और अंतिम चक्र होता है जो कि मादा जनन अंग होते हैं, और यह स्वयं कार्पल से मिलके बने होते हैं। एक कार्पल अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र से मिलकर के बनता है। तो इस प्रकार से ये पुष्प के 4 भाग हैं। आप इस चित्र में इन चारों भागों को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे प्रथम चक्र जो कि प्रायः हरे रंग का होता है सभी पुष्पों में, कुछ पुष्पों में अपवाद स्वरूप ये रंगीन हो सकता है। तो ये प्रथम चक्र होता है जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। एक साथ इसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और द्वितीय चक्र जो पुष्पों में प्रायः रंगीन होता है जो कि दल पुंज कहलाता है, जिसकी एक इकाई दल कहलाता है। तृतीय चक्र के रूप में ये नर जनन होते हैं जिनको हम पुमंग कहते हैं, जिसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाता है। और ये जो पुंकेसर है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक लंबी रचना होती है तंतु के समान जिसको हम पुतंतु कहते हैं। दूसरी रचना ऊपर में कोषनुमा रचना होता है जिसको पराग कोष कहते हैं। पुतंतु और पराग कोष को आपस में जोड़ने वाले जो भाग हैं उसको योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। अंतिम जो चक्र होता है जायांग, ये जो जायांग है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र, फिर उसके बाद वर्तिका जो नलिकाकार रचना होता है, और नीचे फूला हुआ भाग ये कहलाता है अंडाशय। तो इस प्रकार ये पुष्प के अलग अलग भाग हैं।
अब हम देखते हैं नर जनन अंग पुंकेसर की संरचना। आवृतबीजी पादपों में नर जनन अंग पुंकेसर होता है, जिसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों में विभेदित रहता है। पहला फिलामेंट या पूतंतु, दूसरा कनेक्टिव या योजी, तीसरा पॉलन सेक या परागकोश। पूतंतु पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग होता है, जिसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, जो एक दूसरे से योजी द्वारा संधित रहती हैं। योजी एक स्टेराइल ऊतक होता है। प्रत्येक परागकोश की प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों में विभाजित होती है, जिन्हें परागकोश या परागपुट कहा जाता है। प्रत्येक द्विपालित परागकोश 4 लघु बीजाणुधानियां युक्त होती हैं। मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश 1 पालित होता है, जिसमें केवल 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इन बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या परागकण जो है विकसित होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं एक पुंकेसर की रचना, जिसमें ये जो रचना है ये कहलाता है पूतंतु या फिलामेंट, और ये ऊपर कोशनुमा जो रचना है ये कहलाता है परागकोश। और परागकोश जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें ये दोनों को बीच में आपस में जोड़ने वाली रचना ये जो है योजी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये परागकोश में ये 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी में 2 चेम्बर होते हैं, 2 पालियां पाई जाती है। इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं परागकोश के अंदर ये परागकण जो है वो भरे होते हैं। एक और विस्तृत चित्र है यहाँ पे, इसी परागकोश का बड़ा आवर्धित चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आउटलाइन हम देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ये 4 बीजाणुधानियाँ आपको नज़र आ रही हैं चारों कोनों पर। यदि इसको और मैग्नीफाई करके हम देखें तो इस प्रकार से एक जो बीजाणुधानी है परागकोश के अंदर, ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके बाहर अनेक प्रकार का स्तर होता है। चलिए इसको हम विस्तार से देख लेते हैं परागकोश की संरचना को। परागकोश की अनुप्रस्थ काट को यदि हम देखें तो उसमें निम्न संरचनाएं हमको दिखाई देता है। सबसे पहला होता है एपिडर्मिस। यह परागकोश भित्ति की सबसे बाहर वाली स्तर होती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आउटर लेयर है जो सबसे बाहर की ओर पाया जाता है। तो इस सबसे बाहरी एक कोशिका स्तरीय जो लेयर है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। उसके पश्चात एपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर है वो कहलाता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम या अंतस त्वचा हम इसको कह सकते हैं, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। यह बाह्य त्वचा के बिल्कुल ठीक नीचे कोशिकाओं का एक स्तर होता है, जिसमें कोशिकाएं मोटी व त्रिज्यतः दीर्घित होती हैं। इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखी भित्तियों में अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जो यू के आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं एवं शुष्क अवस्था में इनमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अंतस्थीसियम की बनावट ऐसी होती है कहीं कहीं पे जो परागकोश के स्फुटन के लिए जिम्मेदार होता है। फिर तीसरा जो लेयर होता है वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर हम देख सकते हैं एंडोथीसियम जो होता है उसके जस्ट बाद, ये जैसे एपिडर्मिस और ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद 2 से 3 स्तरीय जो आवरण होता है ये मिडिल लेयर कहलाता है। मिडिल लेयर की जो
परतें जो हैं 2 से 3 होती हैं और ये बहुत ही पतली भित्ति युक्त एवं अल्पकालिक होता है। ये जो कोशिका बहुत कम समय के लिए होता है, उन कोशिकाओं की जो भित्ति है बहुत ही पतला होता है। मिडिल लेयर के बाद एक और महत्वपूर्ण लेयर पाया जाता है जिसको हम पोषसूतक या टैपिटम कहते हैं। यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट स्तर होता है एवं बीजाणुजन ऊतकों को चारों ओर से एकल स्तर के रूप में ये घेरे रहता है। लघु बीजाणु की चतुस्थक अवस्था तक यह स्तर पूर्ण विकसित हो जाता है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक सुस्पष्ट होता है। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं प्रायः मल्टीन्यूक्लिएटेड एवं बहुगुणित हो जाती हैं। आवृतबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार का होता है। पहला अमीबायड टेपिटम कोशिकाएं और दूसरा ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम कोशिकाएं। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये बड़े आकार की जो कोशिकाएं नज़र जो आ रही हैं ये टेपिटम वाली लेयर होता है जो यहाँ विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन के लिए पोषण प्रदान करता है। टेपिटम की कोशिका अन्य कोशिकाओं से गाढ़े कोशिका द्रव्य वाली होती है। साथ ही इसकी जो आकृति है वो फनाकार होता है। फिर 5वां जो भाग होता है परागकोश में जो परिलक्षित होता है वो है बीजाणुधानी। ये आप देख सकते हैं ये बीजाणुधानी है जिसके अंदर में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल पराग कणों का निर्माण करते हैं। एक परिपक्व परागकोश में एक एक मदर सेल के अंदर 4-4 पराग कण जो है वो दिखाई देते हैं टेट्राड अवस्था में। तो इस प्रकार से ये एक परिपक्व परागकोश की संरचना। अब हम देखते हैं परागकोश का विकास। परागकोश किस प्रकार से विकसित होता है उसको आइए हम देखते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक परागकोश एक सुनिश्चित एपिडर्मिस द्वारा आवृत एवं अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप 4 परागपुटों में विभेदन होता है। प्रत्येक परागपुट की कुछ अंतःत्वचा की जो कोशिकाएं हैं हाइपोडर्मल जो सेल होते हैं वे आकार में बड़ी हो जाती हैं, उनके जीव द्रव्य सघन हो जाते हैं और अन्य कोशिकाओं से अलग ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिन्हें आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये प्रारंभिक अवस्था है और ये एक परिपक्व परागकोश है। प्रारंभिक अवस्था में केवल एपिडर्मल सेल अन्य कोशिका से अलग होता है जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए है और अंदर की जो कोशिका है ये सभी समरूपी एक समान आकार वाली हैं। इन्हीं में एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्म की जो चारों कोनों में कुछ जो कोशिकाएं हैं वो अन्य कोशिका से अलग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं जिसका साइटोप्लाज्म कंडेंस है, गाढ़ा है, आकार में ये अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो गई हैं, चारों कोनों पर ही आप देख सकते हैं। तो ये जो कोशिका है इसको कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। यही आर्कीस्पोरियल सेल जो है परागकोश के विभिन्न स्तरों और परागकण निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ये आर्कीस्पोरियल सेल की जो कोशिका है उसमें पेरिक्नाइनल डिवीजन होता है और 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहर परिधि की ओर बनने वाली जो कोशिका है उसको कहा जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतर की ओर बनने वाली जो कोशिका है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
तो इस प्रकार से आर्की स्पोरियल सेल से प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हुआ। ये विभाजन सतत जारी रहता है और प्राइमरी पेराइटल सेल जो है कई विभाजनों के फलस्वरूप 4 से 5 कोशिका स्तर का निर्माण कर लेता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के चारों तरफ आवरण के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें एपिडर्मिस के नीचे स्थित आवरण जो है वो एंडोथीसियम का निर्माण कर लेता है। एंडोथीसियम के बाद की 2 से 3 स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो जो है मिडिल लेयर बना लेती हैं, जैसा कि आप इस चीज़ में देख सकते हैं, ये मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद और स्पोरोजिनस जो सेल है उनके बाहर की जो एक कोशिका जो स्तर है वो फनाकार रूप में विकसित होती हैं, जिसमें केंद्रक बड़े आकार का होता है, जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, जो टेपिटम कोशिका का निर्माण करता है। जिस समय प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होते रहता है, प्राइमरी पेराइटल सेल द्वारा विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है, उसी समय प्राइमरी स्पोरोजिनस की जो कोशिकाएं हैं वो विभेदित होकर के अनेक कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल का निर्माण प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। तो इस प्रकार से परागकण के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। जब पॉलन मदर सेल का निर्माण हो जाता है तो पॉलन मदर सेल की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो कि टेट्राड अवस्था में स्थित होता है। तो इस प्रकार से पराग कोश का विकास जो है वो होता है। एक बार पुनः हम शॉर्टकट में देख सकते हैं पराग कोश का विकास किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम पराग भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें प्राइमरी पेराइटल सेल की जो कोशिका है वो 4 स्तरों में विभाजित हो जाता है और ये 4 स्तर जो है बनते हैं। बाह्य त्वचा जो पहले से मौजूद होता है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का। स्पोरोजिनस कोशिकाएं जो हैं वो बनाती हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका से 4 अगुणित बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आता है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो बहुत ही सरल सा इसका उत्तर है कि परागकोश का जब विकास होता है उसी दौरान पॉलन मदर सेल की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे हम देखते हैं परागकण। पॉलन ग्रेन या परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब युग्मक को उत्पन्न करने वाला, उद्भिद करने वाला, नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला जो रचना है वही है नर युग्मकोद्भिद, जो कि पॉलन ग्रेन कहलाता है। ये गोलाकार या अंडाकार रचना होता है जिसका व्यास लगभग 25 से 50 mm के आसपास होता है। परागकण में 2 भित्तियाँ होती हैं जिनको हम चोल कह सकते हैं। बाह्य चोल जिसको एक्साइन कहते हैं, यह बाहरी
भित्ति का निर्माण करता है और यह कठोर होता है, जो कि स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो उच्च तापमान, अम्लों व क्षारकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, जिसका पाचन करने वाला एंजाइम अभी तक खोजा नहीं गया है। बाह्य चोल असतत होता है, अर्थात कहीं कहीं पर इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जर्मिनल पोर या जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आउटर जो लेयर है, आउटर जो स्तर है, ये असतत रूप से हैं, उबड़ खाबड़ हैं और कहीं कहीं पर इसमें ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है आउटर लेयर है जिसको एक्साइन कहते हैं, और ये इनर लेयर होता है। इनर लेयर जो है बिल्कुल स्मूथ होता है और इसमें छिद्र नहीं होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, बच्चे जब इसको एग्ज़ाम में बनाते हैं डायग्राम, तो पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा एक छिद्र छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इनर लेयर जो होता है वो छिद्र युक्त नहीं होता है, केवल आउटर लेयर में पोर जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परागकण की रचना है। आगे हम देखते हैं इंटाइन अंतःचोल। यह आंतरिक भित्ति होती है, यह पतली व असतत होती है। यह सेलुलोज व पेक्टिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अंतःचोल में जनन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। परिपक्व अवस्था में दो प्रकार की कोशिका पराग कोश के अंदर हमको दिखाई देती है। जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर दो प्रकार की कोशिका दिखाई देती हैं। एक होता है वेगेटेटिव कोशिका, जो कि आकार में बड़ी होती है, नियमित केंद्रक वाली होती हैं और ये खाद्य पदार्थ युक्त होती हैं, तथा जनन छिद्र द्वारा निकलने वाली पराग नलिका का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। ये हैप्लॉइड होती हैं। और दूसरी जनन कोशिका छोटी तर्कुरूपी होती है, जो कि कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप पुनः एक बार देख सकते हैं इस चित्र को, आउटर लेयर और इनर लेयर। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जनरेटिव न्यूक्लियस तर्कु के आकार का, और ये पॉलन न्यूक्लियस जो है आकार में बड़ा होता है। उसी प्रकार से ये जर्मपोर होते हैं। ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सावधानियां यहाँ पे रख करके हम डायग्राम को करेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। पॉलन ग्रेन से संबंधित कुछ और नई जानकारी हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।